हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। चैप्टर का नाम जो है वो है, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। और बेसिकली अगर हम फिजिक्स के अंदर डेल्व करना चाहते हैं, अगर हम आईआईटी नीट या फिर जेई एडवांस लेवल की जो फिजिक्स है, अगर हम उस डोमेन में रह के अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिकली काइनेमेटिक्स से शुरुआत होती है फिजिक्स की। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें वेक्टर्स की, जैसे कि हम बात करें बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की, तो वो सब बेस बनाते हैं आपका, है ना। फिजिक्स के अंदर एंटर करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल्स, थोड़े बहुत वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक बार अगर आपने वो चीज सीख ली है, उसके बाद फिर बेसिकली जो पहला चैप्टर होता है, पहला चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, तो पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में भी दो चीजें होती हैं, दो चैप्टर्स हैं। अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहला चैप्टर होगा वो होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरा चैप्टर होगा दैट विल बी मोशन इन अ प्लेन। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए मुझे काइनेमेटिक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि काइनेमेटिक्स होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम काइनेमेटिक्स की बात करें, तो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन को बताता है। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना है, ठीक है। तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिससे मैं ये पता कर पाऊंगा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पे है? वो सब हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? काइनेमेटिक्स में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमें, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है। ये सब पैरामीटर्स जो है वो हम लोग किस में डिस्कस करते हैं? वी डिस्कस इट इन काइनेमेटिक्स। क्या काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पार्टिकल के मोशन का कॉज डिस्कस करते हैं? नहीं। काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो मोशन में कैसे आया, कौन सी फोर्स लगी उस पे, क्या रीजन था उसके रेस्ट से मोशन में आने का। हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा था तो वो रुक क्यों गया थोड़ी देर बाद जाके। ये सब डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे। इस चैप्टर में तो हम लोग बस ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कितनी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहा है। उसके पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। मतलब हम लोग रेस्ट और मोशन की कंडीशंस को स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स बोलते हैं। जो कि हमारा आगे आने वाले चैप्टर्स में आएंगे जब हम लोग ये काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए जल्दी से मैं काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ जो मैंने आपको बताई थी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स राइट द डेफिनेशन। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज, आप मेरे साथ साथ में कॉपी कर सकते हैं ये वाले नोट्स, और ये वाले नोट्स की जो पीडीएफ है होपफुली शायद मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with which deals with the study of rest and motion, rest and motion of objects without without knowing the cause of without knowing the cause of motion। मोशन किस वजह से हो रहा है, ये हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या स्टडी करने वाले हैं? हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो बेसिकली उस बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड जो पैरामीटर्स है वो स्टडी करेंगे। तो हम लोग इसमें स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें स्टडी करने वाले हैं। वो अभी मैं आगे जाके आपको लिखवाऊंगा अभी। आई होप आपको काइनेमेटिक्स के बारे में तो पता लग गया होगा क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज रेस्ट एंड मोशन। भाई अब अगर हम काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें रेस्ट और मोशन के बारे में तो पता होना चाहिए ना। कब हम बोलेंगे कि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, कब हम बोलेंगे कि कोई पार्टिकल मोशन में है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन? जब हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको रेस्ट के बारे में बताता हूँ। अगर मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं या फिर मैं बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ,
क्या हम लोग रेस्ट पे हैं? अगर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम रेस्ट पे हो, तो मैं बोलूंगा कि यार ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत अधूरा सा क्वेश्चन है। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है, वो डिसाइड करने के लिए पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। भाई, मैं इस कमरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं। जो मेरे चारों तरफ वॉल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूंगा तो हाँ, मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर मान लेते हैं मून पे, चंद्रमा पे जाके मेरा कोई, मान लेते हैं कोई रिश्तेदार है, और मान लेते हैं वो, उससे पूछा जाए कि क्या मैं रेस्ट पे हूं, तो वो तो यही बोलेगा कि अरे भैया रेस्ट पे कैसे हो गए। वो कहेगा कि अर्थ घूम रही है, और अगर अर्थ घूम रही है तो भैया तुम भी घूम रहे हो, क्योंकि तुम तो अर्थ के सरफेस पे हो। और अगर अर्थ के सरफेस पे तुम घूम रहे हो तो फिर तुम रेस्ट पे कैसे हो गए? तो क्या रेस्ट या मोशन रिलेटिव टर्म है? रेस्ट और मोशन कैसा टर्म हुआ? रिलेटिव टर्म हुआ। बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्युटली कोई बॉडी रेस्ट पे है। ये पॉसिबल नहीं है बोलना। अगर मैं बोल दूं कि मैं रेस्ट पे हूं तो एक अलग स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, उसके रिस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन क्या मैं हर पूरी यूनिवर्स में हर बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं? नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसी वजह से जब हम बोलते हैं रेस्ट की बात, तो हम लोग को किसी के रेफरेंस में, किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ता है रेस्ट पे। जिसके रेफरेंस में हम लोग बताते हैं अपनी बातें, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट और मोशन की कंडीशन स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि हम रेस्ट पे हैं या मोशन में। जैसे मेरे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं, वो कमरे का कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब उसके रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूं कि हाँ मैं रेस्ट हूं। और अगर मेरी पोजीशन चेंज होने लग जाएगी तो मैं मोशन में हूं। तो डेफिनेशन क्या हुई रेस्ट और मोशन की? सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, जो भी बोल सकते हो आप, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी या वो पार्टिकल रेस्ट पे है। अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली रेफरेंस फ्रेम, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रेस्ट की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट, इसका क्या मतलब होता है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैंने लिख दिया, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस फ्रेम। या कभी कभी ना रेफरेंस फ्रेम को हम लोग सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम लोग सराउंडिंग्स भी बोल देते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, with respect to its surroundings, then it is said to be at rest। और मोशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो मोशन के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? अगर कोई बॉडी चेंज कर रही होगी अपनी पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम with respect to its surroundings, then it is said to be in motion। then it is said to be in motion। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे लिए जो रेफरेंस फ्रेम है, अगर वो मेरी दीवार है, तो अगर दीवार के रिस्पेक्ट में मैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, तो मैं मोशन में हूं। किसके रिस्पेक्ट में? उस दीवार के रिस्पेक्ट में, जहां से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं अपनी पोजीशन की।
और अगर उस दीवार के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हूं, तब मैं बोलूंगा कि बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बेसिक सिंपल से एनालिसिस था जो हम लोगों ने करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो आते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। हम लोग नेक्स्ट जिस कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? या फिर मैं अगर ऐसे डिफाइन करूं तो मोशन बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं। मोशन कैन बी रेक्टिलिनियर, ये सर्कुलर मोशन हो सकता है, मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, वेव मोशन हो सकता है। ऐसे बहुत तरीके के मोशन है जो हमें पढ़ने हैं इस पूरे फिजिक्स में। चाहे वो 11th क्लास में हम लोग पढ़े या 12th क्लास में पढ़े, हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोशंस के बारे में स्टडी करना है। बट अभी के लिए फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग जो मोशन पढ़ेंगे वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी या अगर आपका पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तब हम उस मोशन को क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अब स्ट्रेट लाइन का मोशन कभी कभी हम लोग उसको 1D मोशन भी बोल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, या आपका पार्टिकल सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, या आपका पार्टिकल सिर्फ जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपका पार्टिकल चलता चला जा रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तभी हम उस मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हुए वो आगे पीछे जा सकता है, थोड़ी देर आगे जाएगा फिर उसके बाद उसी स्ट्रेट लाइन पे पीछे आ जाएगा, ये पॉसिबल है करना। बट ऐसा नहीं कर सकता कि एक्स एक्सिस पे जा रहा है और सडनली अपना रास्ता चेंज करके वाई पे जाने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या हो जाएगा कि इट इज इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line. It is the motion of a particle along a straight line, also called as 1D motion. Also called as 1D motion. वन डायमेंशनल मोशन या 1D मोशन भी इसको बोला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से ये एक्स एक्सिस था और मान लेते हैं ये मेरा वाई एक्सिस था। तो अगर मेरा पार्टिकल, सुनना, अगर मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मेरा पार्टिकल इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है, तो क्या मैं इसको 1D मोशन बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा, ये 1D मोशन है। अच्छा, अगर मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, अगर सिर्फ वाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, चलो मैं इसको अलग उसमें दिखा देता हूँ, मैं अलग तरीके से इसको बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मैंने इस तरीके से एक दूसरा डायग्राम बनाया, ये एक्स एक्सिस था मेरा और ये मेरा वाई एक्सिस था, और अब मेरा जो पार्टिकल है वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये जो पार्टिकल है वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो अगर वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, क्या तब भी वो 1D मोशन कहलाएगा? बिल्कुल, तब भी वो 1D मोशन है। और अगर मेरा पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि मेरा जो पार्टिकल है उसका जो मूवमेंट है वो ऐसा हो रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मेरा जो पार्टिकल है वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और ये जो लाइन है मान लेते हैं ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तब भी मैं बोलूंगा कि ये पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। दिस पार्टिकल इज डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन। ये भी 1D मोशन है। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे तो ये एक्स और वाई दोनों के बीच में मूव कर रहा है, तो ये दो डायमेंशंस को यूज कर रहा है। नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन क्या थी? मैंने ये बोला था कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करे, चाहे वो कैसी भी डायरेक्शन में हो स्ट्रेट लाइन, तो वो वाला जो मोशन है वो हमेशा एक 1D मोशन होगा या फिर रेक्टिलिनियर मोशन होगा। इसी वजह से उस डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो मोशन है ये भी एक कैसा मोशन है, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टिलिनियर मोशन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। अब आते हैं हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगी, क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे करके कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है डिस्टेंस का। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? अगर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है
और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, तो जितना पाथ वो कवर करेगा या जितनी लेंथ कवर करेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उस पाथ लेंथ को क्या बोल दिया जाएगा? डिस्टेंस। सिंपल टर्म है। एक जगह से किधर जाना है? दूसरी जगह पे जाना है। और जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो जितना पाथ लेंथ कवर करेगा, जितना स्टेप्स कवर करेगा, उसको अगर आप जोड़ दोगे तो वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? मैं लिख देता हूं। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ it is the actual path length covered by a particle. It is the actual path length covered by a particle from one point to another. From one point to another. क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है? व्हाट इज डिस्टेंस? इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर? तो द आंसर इज कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है डिस्टेंस का, बट डायरेक्शन कुछ नहीं है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो डिस्टेंस कभी भी आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। डिस्टेंस तो भैया बस ये बोल रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मुझे ये पता करवा दो, या ये मुझे बता दो कि कितना टोटल मैंने पाथ लेंथ कवर करी है, कितने स्टेप्स चले हैं, उन सबको मैं ऐड कर दूंगा, मेरा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सिंपल स्केलर होता है ये। और उसी तरीके से, उसी वजह से ये स्केलर्स की तरह ऐड भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाह रहा हूं, और ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में मान लेते हैं मैं एक बार ऐसे गया, इस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर जगह पे जाने पे मैंने 3 मीटर कवर करा, और फिर उसके बाद मैं क्या करा? फिर उसके बाद मैं एक बार ऐसे गया, फिर उसके बाद मैं एक बार ऐसे गया। यहां पे जब मैं ऐसे गया, तो मैंने मान लेते हैं 4 मीटर ट्रेवल करा। तो इस वाले पाथ पे मैं मूव करा तो मैंने 3 मीटर ट्रेवल करा, और इस पार्ट पे मैं मूव करा तो मैंने 4 मीटर ट्रेवल करा। तो अगर मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा गया ए टू बी में, तो सिंपल सा लॉजिक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट इक्वल टू 3 + 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 7 मीटर। डायरेक्टली आप कर दो, डायरेक्टली 7 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस डायरेक्टली स्केलर की तरह ऐड होता है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी अगर हम बात करेंगे? तो इस डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर। एसआई यूनिट विल बी इक्वल्स टू मीटर। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी इसकी। तो आई होप आपको डिस्टेंस के बारे में आइडिया हो गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ खास है नहीं। चलिए, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। एक बार मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, और एक बार आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब ये कहता क्या है? व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? ये बोल रहा है कि एक बॉय है, अ बॉय ट्रेवल्स 4 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड 3 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, फाइंड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखें तो। ये बस सिंपल सा ये बात बता रहा है कि ये 4 मीटर तो गया नॉर्थ में, और 3 मीटर किसमें गया? ईस्ट में। आई होप आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो पता होगा। जैसे अब मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, उससे अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा, अपने से दूर जाऊंगा, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा पीछे की तरफ, तो मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं इधर जाऊंगा, अपने राइट की तरफ जाऊंगा, अगर मैं अपने राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। अगर मैं अपने वेस्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं मतलब अगर मैं अपने लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, तो मैं वेस्ट में जा रहा हूँ। तो आई होप आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बना भी लूं इस तरीके से, मान लेते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना लिया, ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, और ये मेरा साउथ हो गया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया है, ये सारा का सारा ये सारा का सारा मैंने किस पे बनाया है? मैंने एक प्लेन पे बनाया है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाया है। देखिए, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो होता है ना, वो नॉर्थ नहीं होता। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, नहीं। मैं बोल रहा हूं कि जो माइनस के कैप वाला डायरेक्शन है, आपको वेक्टर्स आता होगा, जो माइनस के कैप वाला डायरेक्शन है, माइनस के कैप वाला जो डायरेक्शन होगा, वो बेसिकली क्या होगा? वो होगा आपका नॉर्थ। और जो प्लस के कैप वाला डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, वो आपका होगा साउथ। माइनस के कैप वाला डायरेक्शन नॉर्थ, प्लस के कैप वाला डायरेक्शन साउथ, आई कैप वाला डायरेक्शन ईस्ट, और माइनस आई कैप वाला डायरेक्शन वेस्ट। ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ नहीं बोलते,
ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड्स बोलते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोलते हैं। A boy travels 4 मीटर in the north and 3 meters in the east। यहाँ पे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 4 + 3 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7 मीटर। इसका मतलब इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया, बढ़े आगे। चलो, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक की चीजें कर ली हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का जब हम बात करेंगे तो बेसिकली ये डिस्टेंस से थोड़ा सा अलग होता है। डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्टेंस तो बस ये बताता था कि कितनी पाथ लेंथ हमने ट्रेवल करी है, उसको हम स्केलर तरीके से ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट बताता क्या है, मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, स्पेस में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, और मैं स्पेस में जो दो पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है उनमें से एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट तक मूव करना चाहता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि इनिशियल पॉइंट जहां से मैं चल रहा हूं और फाइनल पॉइंट जहां पे मैं जाना चाहता हूं, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन का जो पाथ होता है, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है, वो बेसिकली मेरे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो ये बोल रही है कि आप इनिशियल से फाइनल किसी भी पाथ के लॉन्ग चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये बोलती है कि भैया मुझे इनिशियल पॉइंट दे दो, मुझे फाइनल पॉइंट दे दो, और मैं इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करके अपनी लेंथ कैलकुलेट कर लूंगी, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो अगर मैं एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ shortest path between initial and final position। initial and final position, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता हूं। अब मैं चाहे तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करूं, या फिर मैं चाहे तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करूं। डिस्प्लेसमेंट बोलेगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई सा भी पाथ फॉलो करो, डिस्प्लेसमेंट को बस इनिशियल और फाइनल से लेना देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पे तो रखेंगे, इस वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल पॉइंट पे तो रखेंगे टेल, और फाइनल पॉइंट पे क्या रख देंगे, हेड। हमारा ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है, और जो हमारा बी होगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, तब जो मुझे वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट ए ये वाले पाथ के लिए, जो ग्रीन वाला मैंने पाथ बनाया है, और क्या डिस्प्लेसमेंट ये येलो वाले पाथ के लिए, दोनों के लिए सेम होगी? बिल्कुल सही। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपने फिक्स कर दिए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो कर लो, सेम आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आपको, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट लोगे, फाइनल पॉइंट लोगे, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दोगे, जो भी स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वही आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये बेसिकली कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट निकालनी कैसे। अच्छा, एक चीज और, क्या ये इसकी एसआई यूनिट वही होगी जो डिस्टेंस की होगी? बिल्कुल सही। एसआई यूनिट जो है वो मीटर के बराबर ही हो जाएगी। एसआई यूनिट जो है वो मीटर के बराबर ही होगी। क्या ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है? अब आप बोलोगे कि हाँ सर, वेक्टर है तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को तो फॉलो करेगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक पॉइंट ले लिया ए इधर, और मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट ले लिया बी इधर, और एक पॉइंट मैंने ले लिया सी इधर। मान लेते हैं कि मैं ए से बी जा रहा हूं, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा।
दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, एस ए बी वेक्टर लिख लेते हैं इसको। फिर मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूं, जब बी से सी की तरफ जाऊंगा तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, बी टू सी हो जाएगी, इसको मैं एस बी सी वेक्टर लिख लेता हूं। और अगर मान लेते हैं मुझे ए से सी की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अगेन ए से सी की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए से सी की एक वेक्टर ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ए से सी वेक्टर की। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए से सी की इनके टर्म्स में, मैं ए से बी जाऊं फिर बी से सी जाऊं, या मैं डायरेक्टली ए से सी चले जाऊं। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहता हूं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाले वेक्टर का जो एडिशन है वो ये तीसरा वेक्टर हो जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए टू सी की, तो मुझे सिंपली क्या कर देना है, बाकी दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टोरियली ऐड कर देना है, तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी फ्रॉम ए टू सी। और इससे ही मुझे ये बात भी पता लगती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मतलब अगर आपको दो डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना है और तीसरी डिस्प्लेसमेंट लिखनी है, तो आप उसको स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, पुराने वाले केस में जब हम लोगों ने डिस्टेंस की बात करी थी, तो डिस्टेंस डायरेक्टली 3 और 4 ऐड हो गया था 7 मीटर करके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप ए से बी की डिस्प्लेसमेंट और बी से सी की डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो, तो ध्यान से देखिए आपको वेक्टोरियली इनको ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन आपको आता होगा, आपने वेक्टर्स पढ़ रखा है, आपको वेक्टोरियली इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और उसका जो वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हुई डिस्प्लेसमेंट की कुछ कहानी, वेक्टर होती है, एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में होगा। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वहां पे टेल रखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, फाइनल पॉइंट पे हेड रखेंगे, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जो वेक्टर होगा वही आपको डायरेक्शन दे देगा डिस्प्लेसमेंट से। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। लिख देता हूं यहां पे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ना डिस्प्लेसमेंट का एक और तरीका समझाता हूं। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एक तरीका और समझाता हूं कि अगर हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो किस तरीके से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि मेरे पास इस तरीके का एक सेटअप है, या मैं इसको अगले पेज पे कर देता हूं तो आपको और क्लियर होगा। एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने ये तो देख ही लिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। मान लेते हैं कि स्पेस में इस तरीके का मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और स्पेस में एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पेस में मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं तो मैं उसको पोजीशन वेक्टर से ही डिफाइन करूंगा। हम लोगों ने वेक्टर्स तो पढ़ ही रखे हैं, तो हमें पोजीशन वेक्टर और इन सब के बारे में तो नॉलेज है ही। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से ए पॉइंट पे एक पोजीशन वेक्टर ले लिया और उसको मैंने बोल दिया आर ए वेक्टर, उसकी पोजीशन को मैं आर ए वेक्टर से शो कर रहा हूं। इसी तरीके से मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बी पॉइंट लिया और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या करा, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने आर बी वेक्टर से शो कर दिया। तो पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो यहां पे मैंने ओरिजिन डिफाइन कर दिया। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने इन ए पॉइंट और बी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर दिया। अब होगा ये कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी तक का, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला था, अगर आप ए से बी जाना चाह रहे हो तो ए इनिशियल हो गया, बी आपका फाइनल हो गया। आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो इनिशियल जो टेल होगी वो आप ए पे रखोगे, और जो हेड होगा वो आप किस पे रखोगे, बी पे रखोगे। तो आपने इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर दिया। ये मान लेते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया एस वेक्टर। अगेन आप देखिए जरा, यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन से दोनों वेक्टर्स का एडिशन तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, तो हमें पता है कि ये दोनों वेक्टर सेम सेंस में है। तो आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा आर बी वेक्टर के बराबर।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर ए वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर आर बी वेक्टर। और यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया। इससे ये पता लग रहा है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो, या चेंज इन पोजीशन अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी चेंज इन पोजीशन, दिस विल बी चेंज इन पोजीशन, ये आपकी हो जाएगी चेंज इन पोजीशन। आई होप आपको ये वाली पॉइंट क्लियर हुई होगी जो हम लोग को डिस्कस करनी थी। समझ में आ गया, सिंपल है, बढ़िया। चलिए, डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, एक और बात बता दीजिए मुझे, क्या डिस्प्लेसमेंट जो होती है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि वेक्टर है, ऐसा यूनिट पढ़ ली, डायरेक्शन देख लिया डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है पाथ से, वो पाथ को अलाउ ही नहीं करती, पाथ कहती है कि कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बताओ मुझे, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है? बिल्कुल। अगर फाइनल पोजीशन कम होगी इनिशियल पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर फाइनल पोजीशन बड़ी है इनिशियल पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मैं जहां से चल रहा हूं घूम फिर के वापस वहीं पे आ रहा हूं, मतलब मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर बराबर हो गई तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो हम लोग इससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, यहीं पे लिख देता हूं मैं आपको, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट ये तीनों चीजें हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और बात बताइए मुझे जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए किसी दो पॉइंट्स के बीच? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसी एग्जांपल में देख लीजिए, इसी पर्टिकुलर डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाह रहा हूं, अगर तो मैं एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करता हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला जो पाथ है उसी की तो लेंथ को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं। और क्योंकि मैं फॉलो भी वही वाले पाथ पे कर रहा हूं, मतलब जा भी उसी पाथ पे रहा हूं, तो डिस्टेंस भी उसी के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन पीछे टर्न नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में चलते चलते पीछे मूव टर्न कर गया, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर की तरफ नहीं आ रहा, तब हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। लेकिन अगर पाथ ये वाला फॉलो कर लिया पार्टिकल ने, ग्रीन वाला, तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे? नहीं, तब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को तो हम लोग खुद ही बोल रहे हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है दो पॉइंट्स के बीच का। इसी वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेसर देन और इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेसर देन और इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। इक्वल टू तभी आएगा जब बेसिकली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विदाउट टर्निंग बैक, और नहीं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा डिस्टेंस से। समझ में आ गया? ऑल क्लियर? अच्छे तरीके से क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला भी हम लोगों ने पॉइंट देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द इंडिकेटेड पाथ। मैं इस पॉइंट से इधर गया पहले, फिर इधर गया और फिर इधर गया। मुझे पता करना है कि ऐसे मूव करने पे मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट पहचानोगे। चलो ठीक है, आपने इनिशियल पॉइंट पहचान लिया, ये है इनिशियल पॉइंट। आप फाइनल पॉइंट पहचानोगे, ये आपने फाइनल पॉइंट पहचान लिया, ये फाइनल पॉइंट है आपका। और अब आप क्या करोगे, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। जैसे ही आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करा तो यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। अभी मैं से मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक पाइथागोरस ट्रायंगल कंप्लीट कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक पाइथागोरस ट्रायंगल आ गया। इसमें ये जो वर्टिकल लेंथ होगी, ये वर्टिकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? ये तो एल के बराबर हो जाएगी। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी? ये आप देखेंगे तो ये एल और ये एल, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ टोटल कितनी होगी? 2l हो गई है। इसका मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, जिसमें ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करी है, जहां मेरे पास क्या आ गया? लेंथ एल, और यहाँ पे कितना आ गया? लेंथ 2l। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 2l का होल स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये √5 टाइम्स आ जाएगा एल का। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया √5 इंटू एल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक एनालिसिस है जो अपने को करना था। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं।